सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष की क्लास में उपस्थित हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे और इसमें राजनीति विज्ञान में द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका शीर्षक है भारत सरकार एवं राजनीति। और जो भारत सरकार और राजनीति जो हम लोगों का आज का पेपर है उसमें हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक विकास जो हम लोगों का चैप्टर है वो है संवैधानिक विकास और टॉपिक है 1892 का अधिनियम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो संवैधानिक विकास है इसके अध्ययन के पीछे जो हम लोगों का उद्देश्य है वो ये है कि 1892 का अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद है उसका पुनर्गठन किया गया और वह पुनर्गठन जो हुआ था उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज जो सदस्यों का निर्वाचन है यानी इस एक्ट के द्वारा निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य विषय पर। तो मुख्य विषय ये है कि 1892 का अधिनियम। तो ये जो हम लोगों का जो राजनीति विज्ञान का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत सरकार और राजनीति, उसकी शुरुआत जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि ब्रिटिश कालीन जो शासन व्यवस्था है उसमें समय समय पर सुधार होता है। एक बार एक्ट आता है, संसद पारित करती है, जैसे 58 में उसने पारित किया, फिर उसमें कुछ चेंजिंग हुई तो 61 में उसने एक्ट पारित किया और 61 के बाद जो भारत की आवश्यकताएं थी या भारतीय जनता की जो मांग थी या ब्रिटिश शासकों की जो आवश्यकता थी उसको ध्यान में रख करके फिर एक बार रिफॉर्म लाया गया जिसे हम लोग 1892 का एक्ट कहते हैं। लेकिन अब इस एक्ट को पारित करने के पीछे कुछ परिस्थितियां थी, कुछ कारण थे। वो कारण क्या है कि वो कारण ये है कि जो उस समय भारत में जो ब्रिटिश कालीन जो भारत है तो जो 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है उसमें भारतीय राष्ट्रवाद बहुत तेजी के साथ मजबूत हो रहा था और समाचार पत्र और छोटे छोटे जो राजनीतिक संगठन हैं वो अस्तित्व में आने लगे थे और कहीं कहीं क्षेत्रीय या राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने लगे थे और बहुत जोर शोर से उठाने लगे थे। उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि जो ब्रिटिश शासन है वह जो भारत में शासन करने वाले लोग हैं उसमें भारतीयों की कोई भागीदारी नहीं है। यानी शासन करने वाले लोग अंग्रेज हैं, वो ब्रिटेन से आते हैं और जबकि शासन करते हैं वो भारत में। तो अगर भारत में शासन करते हैं तो उस शासन में भारतीयों को भी अगर शामिल किया जाता तो भारतीयों की जो समस्याएं हैं उससे सरकार सही ढंग से अवगत हो पाती। इसी को लेकर के भारत में एक बड़ा असंतोष लोगों के बीच पनप रहा था क्योंकि शिक्षा का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो 1861 का जो एक्ट है इस एक्ट में ही पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। इस एक्ट के द्वारा जो भारत शासन है यानी ब्रिटिश शासन जो भारत में है उसमें भारतीयों को पहली बार कुछ सदस्यों को शामिल किया गया यानी गवर्नर जनरल की जो कानून बनाने वाली परिषद है उसमें उनको शामिल किया गया। लेकिन ये संख्या बड़ी कम थी यानी अपर्याप्त थी और अपर्याप्त थी तो भारतीयों की ये मांग थी कि अधिक से अधिक लोगों को काउंसिल में शामिल किया जाए यानी जो लेजिस्लेचर असेंबली है यानी जो विधायिका है उसमें शामिल किया जाए। दूसरी बात ये कि इस समय पर बढ़ती हुई राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद की जो भावना है वो प्रबल हो रही थी क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। समाचार पत्र छोटे छोटे जो संगठन है क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वो कहीं न कहीं अपने भारतीयों के हितों के प्रति आवाज उठा रहे थे। उनकी जो आवाज है वो और अधिक सशक्त होती जा रही थी। दूसरी चीज लिबर्ट विवाद। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड रिपन वायसराय ऑफ इंडिया थे, उनके काल में ये हुआ कि जो जुडिशियरी सिस्टम है उसमें जो जज जो काम करते थे भारतीय और अंग्रेज, तो जो जज होते थे उनके वो जो अधिकार थे उसमें समानता स्थापित करने के लिए रिपन ने एक बिल पेश किया था। उस बिल का
जो यूरोपीय थे, अंग्रेज थे, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि भारतीयों को अंग्रेजों के समान अधिकार नहीं दिया जा सकता। और जब इतना तीव्र विरोध हुआ कि रिपन को ये बिल इलबर्ट जो बिल है उसको वापस लेना पड़ा। तो इससे भी भारतीयों में लगा कि कहीं कहीं भारतीयों में असंतोष की भावना और तेजी के साथ बढ़ी अंग्रेजों के प्रति और अंग्रेज शासकों की जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध। उनका मानना था कि कहीं कहीं भारतीय लोगों को दोयम दर्जे पर रखना चाहते हैं, भारतीयों की समस्याओं से इनको कोई मतलब नहीं है, अगर मतलब होता तो कहीं कहीं भारतीयों को शासन में शामिल करते। दूसरी चीज सिविल सेवा आंदोलन। भारत में शिक्षा का प्रसार हो रहा था, अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग बड़ी संख्या में लोग तैयार हो रहे थे, लेकिन जो सिविल सेवा परीक्षा थी वह सिविल सेवा परीक्षा भी भेदभावपूर्ण थी। यानी उस परीक्षा में शामिल होने की आयु इतनी कम थी, यानी न्यूनतम कर दी गई इस समय कि अधिकांश भारतीय उस समय तक वह अर्हता हासिल ही नहीं कर पाते थे कि वो सिविल सेवा में शामिल हो सके। दूसरी चीज, जो भारतीय थे उनको जब वो सिविल सेवा में शामिल भी हो जाते थे तो जो सिविल सेवा का वो अंग्रेजी जो पैमाना था उसमें अधिकांश लोग ठीक नहीं होते थे। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऐसे राष्ट्रवादी नेता हैं कि जो ICS की परीक्षा तो क्वालिफाई कर लिए, लेकिन उनको कहीं न कहीं उस पद के अयोग्य माना गया और उनको निकाल दिया गया। तो ये भी एक बड़ा असंतोष था, इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सिविल सेवा आंदोलन भी चलाया। दूसरी चीज, जो 1892 का जो सुधार है, तो अभी तक जो अंग्रेजों की परंपरा रही है वो हर 20 साल के बाद नया रिफॉर्म लाने की, यानी बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार भारत में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नए कानून लाने की, यानी जो संसद द्वारा पारित किया गया। अभी हम देखें कि 1861 से 92 के बीच 30 वर्ष का लंबा समय बीत चुका है। अब 30 वर्ष हो गया, तो इससे भी भारतीयों के मन में कहीं शंका उत्पन्न हुआ कि सरकार रिफॉर्म पर जोर नहीं दे रही है। दूसरी चीज हम देखें कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई थी उसका जो मुख्य मांग था, जो उसके अधिवेशन के जो मुख्य प्रस्ताव थे उसमें मुख्य मांग ही थी विधायिका का विस्तार, यानी उस विधायिका में भारतीयों को अधिक से अधिक शामिल किया जाए, यानी भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। तो सरकार को भी इतने ढेर सारे दूसरी चीज लीडर की भी जो असहिष्णुता थी, यानी यहाँ के देसी लोगों के प्रति, यानी भारतीयों के प्रति जो भेदभाव की नीति, उससे भी एक बड़ा असंतोष भारत में उत्पन्न हो चुका था। और उस असंतोष को कम करने के लिए जो उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक एक्ट पारित किया जिसे हम 1892 का एक्ट कहते हैं। और ये बात 1892 का एक्ट है, उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार। ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद जब कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये गवर्नर जनरल की कानून बनाने वाली परिषद से, इसका आशय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से नहीं होता है, इसका आशय कानून बनाने वाली परिषद से होता है। ध्यान देंगे, थोड़ी सी हमको इसको समझ लेते हैं कि जो परिषद है, यानी जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है, इसको हम देखते हैं कि ये परिषद, इसका जो हेड होता है वो गवर्नर जनरल होता है, यानी गवर्नर जनरल, और वो अपने कुछ पार्षदों की सहायता से प्रशासन चलाता है। यानी भारत में जो ब्रिटिश शासन है, गवर्नर जनरल अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर के शासन चलाता है। और जब ये शासन चलाता है तो इस परिषद को हम कार्यकारिणी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इसको कानून बनाना होता है, ये जब तक प्रशासन कार्यपालिका का काम देखता है तब तक ये कार्यकारी परिषद के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये कानून बनाता है तब इसको हम विधायी परिषद के नाम से जानते हैं। अध्यक्ष वही होता है और सदस्य जो काउंसिल के पहले से थे वही इसमें भी शामिल होते हैं। लेकिन इसमें एक परंपरा और थी कि जो एक विधि सदस्य होता था, जो कानून का जानकार होता था, पहले भी शामिल कर लिया गया था और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, वो भी इसमें अनिवार्य रूप से शामिल होता था। दूसरी चीज, 1861 से एक परंपरा बनी कि जब यह परिषद कानून बनाने के लिए जब बैठेगी तो उसमें गैर सरकारी सदस्य, यानी जो पहले कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनके अतिरिक्त कुछ सदस्यों को शामिल किया जाएगा। वह सदस्य सरकारी अधिकारी नहीं होंगे। ध्यान देंगे,
वो सदस्य सरकारी अधिकारी नहीं होंगे, वो बल्कि ऐसे सदस्य होंगे जिनको सरकार चुनती है, यानी सरकार मनोनीत करती है। अब मनोनीत करती है तो जनता के बीच से होंगे, लेकिन एक्चुअल में जो पहले 61 में जो मनोनयन हुआ वो जनता के बीच से नहीं हुआ, राजा का हुआ, कोई नवाब है या कोई गवर्नर जनरल का या ब्रिटिश शासन का हितैषी है, वो है तो भारतीय, लेकिन वो अंग्रेजों की नीतियों का समर्थक है, इस उनको ही मनोनीत किया जाता था। तो उससे जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व है वो कहीं भी पूरा नहीं होता था। भारतीयों की समस्या है उससे वो उनका दूर दूर तक नाता नहीं होता था, क्योंकि वो राजा होते थे, नवाब होते थे और ब्रिटिश सरकार के समर्थक होते थे। तो भारतीयों की ये बड़ी मांग थी कि ऐसे लोगों को शामिल न किया जाए, कम से कम निर्वाचित लोगों को शामिल किया जाए जो एक्चुअल में जनता के नुमाइंदे यानी जनता की समस्याओं से परिचित हों, ऐसे लोगों को जो विधायिका है उसमें शामिल किया जाए। तो इसमें क्या किया गया कि अब परिषद का विस्तार किया गया। तो इन सदस्यों यानी जिसको हम कहते हैं गैर सरकारी सदस्य, ऐसे सदस्य जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो गैर सरकारी सदस्य जो थे उनकी संख्या बढ़ाई गई, यानी गैर सरकारी सदस्यों। तो अगर गैर सरकारी सदस्यों की अगर संख्या बढ़ाई जा रही है इसमें, तो अब यही कहा जाता है कि जब संख्या जो बढ़ाई जा रही है तो वही प्रांतीय और केंद्रीय जो विधान परिषद है उसका जो है विस्तार माना गया। अब विस्तार माना गया तो ये कह रहे हैं कि क्या करना है कि जो ये कार्यकारी परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10, यानी जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 10 हो न्यूनतम और अधिकतम 16। यानी जब गवर्नर जनरल की जो परिषद है कानून बनाने के लिए जब आहूत की जाए, बैठक करे, तब उसमें 10 या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाए और तब नया कानून कोई भारत के लिए शासन के संबंध में बनाया जाए या पुराने कानूनों को रद्द किया जाए। ये तो हमने देखा जो केंद्रीय विधान परिषद है उसका विस्तार, यानी उसमें 10 से लेकर के 16 तक गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। ये ध्यान देना है, बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज, जो विधायिका के जो सदस्य हैं, जो भारतीय सदस्य शामिल होंगे, उनके अधिकारों में भी वृद्धि कर दी गई। वो अधिकार क्या है कि अब उनको ये अधिकार मिला कि वो 6 दिन की पूर्व सूचना पर जो सरकार जो कार्यपालिका है उससे वो जो प्रशासन है उससे सार्वजनिक मामलों पे 6 दिन की सूचना पे सवाल पूछ सकते थे, यानी प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन ध्यान देंगे कि उनको पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, इसीलिए सवाल जब भी पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि सदस्यों को कब प्रश्न पूछने का अधिकार दिया है। दूसरी बात, उनको बजट पर बहस करने का अधिकार। ध्यान देंगे कि यानी जो केंद्रीय विधायिका है उसमें सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार किसी एक्ट के द्वारा मिला। तो वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वो है 1892 का अधिनियम। तो 2 चीजें मिली 1892 में, एक तो उनको सार्वजनिक मामलों पर प्रश्न पूछने और दूसरा बजट पर बहस करना। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अभी ये दिखाने के दांत हैं, खाने के दांत नहीं है, यानी उनको ये अधिकार मिला, लेकिन इससे मतलब नहीं है कि कहीं कहीं विधायिका को प्रभावित कर पाते हैं। ये विधायिका को प्रभावित बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं थोड़े से इनके अधिकारों में जो वृद्धि है उससे इनकी कार्यशैली पर थोड़ा सा विधायिका का उस पर प्रभाव जरूर था। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रांतीय परिषद, केंद्रीय परिषद को हमने देखा तो उसमें गैर सरकारी सदस्यों का संख्या 10 से 16 तक निर्धारित की गई कि शामिल किया जाएगा। दूसरा ये प्रांतीय परिषदों का विस्तार देखते हैं, इसमें भी न्यूनतम और अधिकतम गैर सरकारी सदस्य, हमेशा ध्यान दीजिए कि यानी जो सरकारी अधिकारी है, कार्यकारी है, उसमें चर्चा नहीं की जा रही है, चर्चा की जा रही है जो केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका है उन पे चर्चा की जा रही है कि उनपे भारतीयों को, कितने भारतीयों को शामिल किया गया है। अब उसमें क्या है, और जो भारतीय शामिल हो गए उनको गैर सरकारी अधिकारी कह रहे हैं, यानी कर्मचारी कह रहे हैं। अब इसमें क्या है कि मद्रास, बंबई, बंगाल और उत्तर पश्चिम, ये 4 जो प्रांत है इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 8 रखी गई, यानी जो गैर सरकारी नियुक्त होंगे, दूसरा मनोनीत होंगे, और अधिकतम जो संख्या है वो 20 निर्धारित की गई।
यानी मद्रास में अधिकतर जो गैर सरकारी सदस्य मनोनीत होंगे वो 20 होंगे, बम्बई में 20 होंगे और फिर बंगाल में 20 होंगे अधिकतम, और फिर उत्तर पश्चिम प्रांत में अधिकतम 15 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके अधिकार क्या है। तो वे लोग स्थानीय प्रशासन के बारे में जो प्रांतीय परिषद है यानी कार्यकारी परिषद है उससे प्रश्न पूछ सकते थे, क्योंकि ये प्रांतीय सरकार का विषय है तो स्थानीय प्रशासन के बारे में लोग सवाल पूछ सकते थे। दूसरी चीज बड़ा परिवर्तन हुआ कि प्रांतीय जो परिषदें हैं उनको कानून बनाने और पुराने कानून को रद्द करने का अधिकार मिला। लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसा किसी कानून को रद्द नहीं कर सकते, बना नहीं सकते कि जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वो ऐसे ही कानून को बना सकते हैं, रद्द कर सकते हैं या नया कानून बना सकते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में शामिल होता है, यानी प्रांतीय प्रशासन से संबंधित। दूसरी चीज गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए कानून और ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून में ये लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे पहली बार भारत में निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन ये निर्वाचन नहीं है, यह सिर्फ मनोनयन है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये जनता के द्वारा नहीं चुने जा रहे, ये अप्रत्यक्ष ढंग से मनोनीत किए जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम निर्वाचन शब्द पहली बार, अगर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर कि पहली बार निर्वाचन शब्द का कब प्रयोग किया गया, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब की गई, तो 1892 के एक से। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो ये निर्वाचन न होकर के ये मनोनयन है, यानी सदस्यों का मनोनयन है। अब गवर्नर जनरल भी करता है और उसके साथ साथ अलग अलग जो नुमाइंदे हैं जनता के या संस्थाएं हैं वो मनोनीत करती हैं। तो इस तरह हम निर्वाचन शब्द भले ही आया, लेकिन एक्चुअल में ये मनोनयन था जो अप्रत्यक्ष पद्धति पर आधारित था। अब देखिए कि सदस्यों का निर्वाचन होता कैसे है। जो केंद्रीय विधानसभा है तो इसमें हमने बताया कि न्यूनतम 10 सदस्य हैं और अधिकतम कितने हैं, 16। तो अगर हम 10 को लेते हैं तो जो 10 सदस्य हैं उसमें से 5 सदस्य, हमेशा ध्यान रखिएगा, 5 सदस्य गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मनोनीत होंगे और 5 सदस्य 4 प्रांतों के जो गैर सरकारी सदस्य हैं, यानी प्रांतों में भी गैर सरकारी सदस्य शामिल किए गए परिषदों में। तो वो प्रांतीय जो गैर सरकारी सदस्य हैं परिषदों के, वो लोग केंद्रीय जो विधानसभा है उसके 5 गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव करते थे। यानी 4 प्रांत हैं जो हम लोग ऊपर देखें। दूसरी चीज कलकत्ता के जो वाणिज्य मंडल है ये भी अपना एक सदस्य चुनता था, यानी 4 प्रांत से एक सदस्य और कलकत्ता का जो वाणिज्य मंडल है उससे एक सदस्य चुना जाता है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि कहीं कहीं ये मनोनयन है, चुनाव नहीं है। दूसरी चीज यह प्रत्यक्ष है। अब प्रांतों के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, क्योंकि प्रांतों में भी गैर सरकारी सदस्य थे, तो जो प्रांतों के गैर सरकारी सदस्य हैं उनका मनोनयन नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल द्वारा होता था। यानी ये भी जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने नहीं जा रहे हैं, इसीलिए निर्वाचन शब्द नहीं प्रयोग किया गया, लेकिन इसका आशय किससे है, मनोनयन से। अब हम लोग देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल है उसको भी कुछ अधिकार दिए गए, जैसे वो अपनी परिषद की सहायता से जो नए सदस्य नियुक्त होने वाले हैं उनके संदर्भ में कुछ नियम कानून जो जरूरी है उसको बना सकता था, लेकिन जो नियम कानून बनाता उसकी अनुमति सचिव से लेनी पड़ती। अब अगर पद रिक्त, मान लीजिए कोई सदस्य, कैसे माना जाए कि उसका पद रिक्त है, तो अगर कोई सदस्य 2 माह, ध्यान दीजिएगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यही शुरू होता है 2 माह तक अगर लगातार परिषद की बैठकों से कोई सदस्य बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता था तो उसका स्थान रिक्त माना जाता था। यानी स्थान रिक्त माना जाता था तो गवर्नर जनरल इस स्थान पर नए सदस्यों का मनोनयन कर सकता। आज भी आप देखिए कि संसद में अगर लगातार 60 बैठकों तक अगर बिना किसी सूचना के आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको जो है आपका पद रिक्त माना जाएगा। दूसरी चीज, अगर सदस्य त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो भी पद रिक्त होगा और नए सदस्य चुन लिए जाए। फिर हम लोग देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नरों, यानी जो केंद्रीय सरकार है यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय, और दूसरा प्रोविंशियल जो गवर्नर है, और तीसरे जो गवर्नर है उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है
उनको परिषदों के खाली स्थान को भरने का अधिकार दिया गया। अब ध्यान देंगे कि आज भी इस तरह की व्यवस्था है, यानी कहने का मतलब ये 3 तरह की संस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे यहाँ गवर्नर अगर ले लेंगे, अगर भारत स्वतंत्र कर दिया जाए तो ये राष्ट्रपति के रूप में आ जाएंगे, और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फिर ये जो गवर्नर है ये राज्यपाल के रूप में आ जाएंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो संघ शासित प्रदेशों में आज भी नियुक्त होते हैं। इस तरह हम देखें कि उस समय भी कहीं कहीं कमिश्नरी क्षेत्र होते थे जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती थी, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे उसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का ब्रिटिश कालीन भारत में क्या रोल है, तो उस पर चर्चा। फिर देखते हैं कि महत्व क्या है। इस एक्ट के द्वारा परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या में वृद्धि की गई और जो उन्हें प्रश्न पूछने और बहस करने का जो अधिकार दिया गया, इससे भारत में एक्चुअल संसदीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी या उसकी दिशा में आगे कदम बढ़ाया गया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि 1892 के एक्ट से प्रांतीय और जो केंद्रीय जो विधायिका है उसमें गैर सरकारी सदस्यों को या जनता के नुमाइंदों को की संख्या बढ़ाई गई और अधिकाधिक इसका विस्तार किया गया। और यही इस एक्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारतीय सदस्यों को या गैर सरकारी सदस्यों को प्रश्न पूछने, सार्वजनिक मामलों पर और दूसरी चीज बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। इससे हमारी जो विधायिका है या संस्था है, प्रतिनिधित्वात्मक जो प्रणाली है वो कहीं न कहीं मजबूत होने की दिशा में आगे कदम बढ़ाती हुई दिखती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले संवैधानिक विकास पर हम लोग चर्चा करेंगे 1990।